नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। अंततः एनडीए ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को मुहर लगा दी और जिस तरह का दृश्य दिखाई दिया उससे कई इक्वेशन सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन राजनीति पर मजबूर होना, जिस पर लगातार चर्चा होती रही, जिस पर पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भक्त टीम सबसे ज्यादा हमला बोलती रही, वह था गठबंधन गठबंधन गठबंधन। और अंत में देखिए, यह विडंबना ही कही जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में मजबूर हुए उसी गठबंधन शरणम गच्छामि जाने के लिए। और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या बाकी एनडीए के दल, वे सब अपना एजेंडा बिल्कुल साफ साफ डील करने में लगा रखा है उन्होंने। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। Wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among that center is with NDA government under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji has taken significant initiatives in the last 10 years. कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज या पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। और शायद इस बार सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो, क्या वे इन तमाम दलों में तोड़फोड़ कर पाएंगे? क्या जिस तरह से पिछली बार भाजपा की वॉशिंग मशीन चली, वह तीसरे काल में भी चल पाएगी? इसको लेकर बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। और शायद इसीलिए तमाम घटक दलों ने अपने अपने एजेंडे को बहुत साफ रख दिया है और आरएसएस बेतरह परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, एक देश एक चुनाव का मसला हो, या बाकी और तमाम मसले, उनका होगा तो होगा क्या। लेकिन फिलहाल एक कॉम्प्रोमाइज में उतरी मोदी सरकार और उसकी यह तस्वीरें निश्चित तौर पर बता रही हैं कि मोदी जी को लोकतंत्र का पाठ अंततः पढ़ना पड़ेगा। जाति और कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव में कैसे रहा, इसका भी एक मूल्यांकन यहाँ किया गया है। वह भी काफ़ी दिलचस्प है कि दबंग जातियाँ जो अपर कास्ट कही जाती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा घटा है, इंटरमीडिएट कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा घटा है, ओबीसी का बढ़ा है, शेड्यूल कास्ट का बढ़ा है, शेड्यूल ट्राइब्स का तकरीबन बिल्कुल उतना रहा है, मुस्लिम का और कम हुआ है, ईसाइयों का ऑलमोस्ट वही रहा है, सिखों का बढ़ा है और बुद्धिस्ट का बढ़ा है। और इसी तरह से देखिए कास्ट एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन इन हिंदी बेल्ट, ये जो उत्तर भारत है, ये आपको यहाँ नक्शे में भी दिखाई दे रहा है, ये जो भारत है इसमें, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि दबंग जातियों का डोमिनेशन कम हुआ है। और इसकी बहुत बड़ी वजह उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश से जिस तरह से नॉन रिजर्व्ड यानी अनारक्षित सीटों से भी दलित जीते हैं समाजवादी पार्टी से, वह एक बड़ा कारण है। इंटरमीडिएट कास्ट थोड़ा सा बढ़ा है, ओबीसी का ज़्यादा बढ़ा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से शेड्यूल कास्ट दलितों का, अनुसूचित जाति का वोट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है, शेड्यूल ट्राइब का थोड़ा सा बढ़ा है, मुसलमानों का जो बेहद चिंता की विषय है वह लगातार कम होते होते और ज़्यादा कम हुआ है। तो ये एक जो पूरा का पूरा नक्शा है, यह बहुत कुछ कह रहा है हमारे सामने। लेकिन एक और बहुत अहम चीज जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, वह है कि इस बार जिस तरह की संसद बनी है, हमने देखा, हम जाएंगे भारत के नक्शे पर भी,
कि वह कितना विविध हुआ है वह आपके सामने है, लेकिन जो सांसद चुनकर आए हैं एनडीए की तरफ से, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए की तरफ से, उनमें किस तरह का समीकरण है, क्या कोई डाइवर्सिटी है कि नहीं है, इसे लेकर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक अच्छा एनालिसिस पेश किया है, जिससे पता चलता है कि जो दबंग जातियां हैं, जिन्हें अपर कास्ट कहा जाता है, वह एनडीए में सबसे ज्यादा हैं। 31.3% हैं, इंडिया में 19.2। और आप देखिए कि इसको अगर हम ऊपर और ले जाएं तो और दिलचस्प दिखाई देता है। हर जगह आपको दिखाई देगा कि मराठा यहां पर ज्यादा हैं एनडीए में, इसमें कम हैं। और नीचे जाइए, जिस पे मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहती हूं, जो मिसिंग फैक्टर है एनडीए से, वह बेहद चिंताजनक है। मुसलमान देख लीजिए 0 हैं, ईसाई देख लीजिए 0 हैं, सिख देख लीजिए 0 हैं, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध वह भी 0 हैं। ये जो आंकड़े हैं यह दरअसल बता रहे हैं कि ये जो एनडीए का गठबंधन है, ये इन तमाम लोगों को, जिनकी पॉपुलेशन भारत में कम नहीं, जो एक इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा खत्म है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, वह भी केरल से, वह भी ऐसी सीट जहां से हारना तय था। अब आप देखिए कि अगर यह इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है तो यह इक्वेशन निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और मुझे लगता है जिस तरह से विपक्ष के पास इसमें रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर अगर आप जाएंगे 7.3 मुस्लिम, ईसाइयों में जाएंगे 2.7, सिख में जाएंगे 2.2, बुद्धिस्ट में 0.2, उससे ऐसा लगता है कि जो विविध भारत है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है, वह निश्चित तौर पर इंडिया के पास ज्यादा है। और इंडिया जिस तरह से, जो विपक्षी गठबंधन है, उसने 2024 का चुनावी समीकरण, चुनावी एजेंडा सेट किया, ऐसा लगता है कि इन तमाम विविधताओं के साथ इस बार सदन में भी उसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से तमाम विविधताओं को लेकर मौजूद रहेगा। शुक्रिया।